स्टार्ट करो। नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मित्रों, आपको जैसा ज्ञात होगा कि कई वर्षों से हम लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर या जलवायु परिवर्तन को लेकर साथ साथ में खेती किसानी में किस तरीके से हम लोग अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, किसानों के साथ बातचीत करना, साथ साथ में हम विषय विशेषज्ञ के साथ चर्चा भी करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपको ज्ञात होगा कि अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो पहले से ही बुंदेलखंड क्षेत्र पूरा सूखा की मार और चपेट से आता चला आ रहा है। और ऐसे में कुदरत ने एक और मार दे दी, वो है ओलावृष्टि की। आपको ज्ञात होगा कि कुछ समय पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई थी। कई क्षेत्रों में, कई गांव में, कई ऐसे किसान जो कि सिर्फ खेती पर आश्रित रहते थे, उनके खेत बर्बाद हो गए हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से ओलावृष्टि हुई है और कितने समय बाद ये ओलावृष्टि। आप जानना चाहते हैं कि अपने यहाँ कब से, मतलब कब है या ओलावृष्टि जो अभी भई हैगी, और पहले कितने दिन पहले भई थी? जे सर पहले भाई थी 85-86 के लगभग में ओलावृष्टि, और ये अभी भाई ये 2 मार्च को लिए बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि है। कम से कम 4 आंगुर से ऊपर पड़ गया था और फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ है? इसमें 75% से ज़्यादा नुकसान हुआ है और मुश्किल में 30-25-20% पर नुकसान बचा है। अच्छा, हाँ, 80% नुकसान ज़्यादा होगा। पहले भी ओलावृष्टि हुआ करती थी यहाँ पर कि सिर्फ कुछ सालों पहले हुआ करती थी? 85-86 साल में, 1985-86 में वही थी ये वर्षा। और इसके बाद फिर कुछ दिन में सूखा वही, सूखा के बाद ये अभी 2 मार्च के लिए बहुत ज़्यादा ओला गिरा है। ये किसान लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो गए। परेशान है। हाँ। आपने कौन कौन सी फसल अपने खेतों में लगाई थी? हमने फसल लगाई थी, मटर लगाई थी, चना लगे थे और गेहूँ लगो तो, और आलू बोए थे। सो आलू, और इसके बाद यही फसल का नुकसान होगा मेरा सबसे ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहे जा मैं कि आपके हिसाब से का कारण अब है कि ओलावृष्टि भई हैगी, कई जगह नहीं भई हैगी। अपने क्षेत्र में कई खेतन में नहीं पड़ा ओलो और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा पड़ गया। कहीं कहीं तो वो ज़्यादा पड़ गया, लेकिन कच्ची जगह में बाढ़ के कट गए और कच्ची जगह ज़्यादा नुकसान दे दिए। अच्छा, हाँ। इससे मतलब बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हुआ? नुकसान बहुत ज़्यादा होगा इस क्षेत्र में। अच्छा, हाँ। दांगी जी, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जब ओलावृष्टि हुई थी कितना किसानों को नुकसान हुआ है? आप लोगों को कितना नुकसान हुआ है? कम से कम 20% का 10% बचो। अच्छा, इसके बाद 90% सब खराब है। सब खराब होगा? सब खराब हो गया। सरकार ने इसके लाने कछु इंतजाम नहीं करे हैं? सर्वे वगैरह जो ये रागौली का पटवारी है जो वो आया था, वो लिख के ले गया, वो कागज वागज ले गए हैं और जी पड़ती है मंजरा भेलसा में। अच्छा, तो मैंने दीपक को पटवारी 2-1 बार फोन भी लगाया पटवारी वहाँ पे आकर के मेरा ओला दृष्टि दी गई है कि इसमें नुकसान है अथवा नहीं है। बोले हम आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद भी जो है भेलसा आया, वो वहीं से लौट के वहीं से चला जाता है। खेत पे नहीं आते हैं। अच्छा। कोई भी तहसीलदार, कलेक्टर साहब के साथ गए थे तो वो वहाँ मंजरा भेलसा में बुला रहे हैं, मटिया पे पहुँच रहे हैं। अच्छा अच्छा, तहसीलदार साहब। अच्छा, तो ये समस्या आ रही है? ये समस्या आ रही है, जहाँ बुला रहे हैं वहाँ आ नहीं रहे हैं, और जहाँ नहीं बुला रहे वहाँ पहुँच रहे हैं। नुकसान होते हुए आ नहीं रहे। बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान ज़्यादा ही है। अब नहीं, जैसे नहीं आ रहे हैं तो किसान क्या करेगा? बिल्कुल भाई, ये कह सकता है कलेक्टर साहब के पास पहुँचेगा। अब कलेक्टर साहब ने पहुँचे तो वहाँ उन्होंने कही ठीक है, मैं दूसरे पटवारी को भेजता हूँ और इसको दीपक को भी भेजता हूँ। तो हमने कहा ठीक है भैया, पहुँचा दो। अब यही पटवारी से 3 बार कहते हैं कि भैया आकर के देखो तो कम से कम कि नुकसान है अथवा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मंजरा भेलसा जो रागौली से लगा हुआ बॉर्डर है वहाँ पे नुकसान है, और इसके बाद जो है फिर अंदर घुस गए तो उधर नहीं है। अच्छा। अरे एक खेत में है, एक खेत में नहीं है, वही कुएं पे। अच्छा अच्छा, एक कुआ पे ओले गिर गए हैं एक खेत में, उसी के बगल में खेत है तो वो सेपरेट बचा हुआ है। अच्छा, आपको भी समस्या हुई है? रागौली बॉर्डर से भेलसा मंजरा लगा हुआ है, अपना कुआ है, कुआ के पास है, कम से 100 में 100% नुकसान है। जो रागौली मौजे में नुकसान, जो भेलसा मंजरा जमीन रागौली बॉर्डर से लगी है
उनमें 100 में 100 नुकसान है। नाप तहसीलदार में गए थे, आपने बोला है कि नहीं राघोली मौजे में कोई नुकसान है, भेलसा मौजे में कोई नुकसान नहीं है, उड़ा नहीं पाई है। कई साहब चल के देख लिए, आप बॉर्डर पे लगा हुआ है, तो नुकसान 100 में 100 है। आप उसकी सर्वे करिए, पटवारी साहब से कहिए, फ़ोन नहीं उठाते हैं। अच्छा साथियों, अभी हमने किसानों का दर्द को समझा और जाना कि किस तरीके से इस वर्ष ओलावृष्टि हुई है और भगवान और कुदरत को उन्होंने कहा है कि ये कुदरत की मार है, भगवान की देन है। जानते हैं कि ये ओलावृष्टि 1985-86 में हुई थी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई थी। इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा से हमेशा से जूझता हुआ चला आ रहा है। किसान मेहनत करते हैं, अपने खेतों में कहीं से कर्ज करके अपने खेतों में बीज को लगाते हैं और इसके बाद अगर परिणाम को देखा है तो कहीं ना कहीं उनको जो उनकी आजीविका रहती है, कहीं ना कहीं उनकी आजीविका पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को और सुनने को मिला है। आज हम जानेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, क्यों ये प्रकृति किसानों के साथ खेल खेल रही है। किसान हमारे साथ हैं, कुछ अनुभव इनसे जानेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। राजेंद्र जी, आपकी उम्र कितनी होगी? 60-62। आपकी उम्र 60-62 है। आप खेती कितने वर्षों से कर रहे हैं? शुरू से कर रहा हूँ। शुरू से मतलब क्या वर्ष हो गए हैं, कितने वर्ष? करीब 40 साल से। 40 साल से आप खेती कर रहे हैं। तो इन 40 साल की खेती के तजुर्बा को अगर देखा जाए तो कितनी बार ये स्थिति आई है कि कभी सूखा पड़ा है तो कभी ओलावृष्टि हुई है, कितनी बार हुआ है? कई बार सूखा इतनी पड़ी है कि जो है एक दाना नहीं हुआ है। तो आदमी, कुछ लोग तो जैसे जो उनके पास गुंजाइश है तो वो तो ठीक है, जो गरीब आदमी है तो वो आदमी तो फिर मजदूर तो फसला डाले उन लोगों ने। बहुत परेशानी में संघर्ष किया उन लोगों ने, अच्छी तरह से संघर्ष किया। बच्चों को जैसे तैसे अपना साल गुजारा किया, फिर वर्षा होने लगी, फिर बह दिया, फिर लौट लग रहे ऐसे लगा देते थे भगवान। अब है तो ईश्वर की कृपा, मैं तो यही जानता हूँ कि ईश्वर की कृपा है, जो ओलावृष्टि हुई है तो उन्हीं की कृपा है। उन्हें अच्छा लगा तो ठीक है, मिटा दिया, वही बनाएंगे। अच्छा, ये बात हमें समझ में नहीं आई कि अगर पिछले 50 वर्षों का अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो समय से बरसात होना, समय से मतलब मौसम जो चक्र रहते हैं वो समय से आना, लेकिन कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि कभी ये देखते हैं कि स्थिति ऐसी आ जाती है कि किसान का गेहूं कट के तैयार होकर खलिहान में रखा है और उस समय ओलावृष्टि या अन्य आपदाएं आती हैं। ऐसा क्यों? जमाने में हम लोग मोटे अनाज उगाते थे, अब सरकार फिर से कह रही है कि प्राकृतिक तरीके से जो हम लोग देसी खाद का इस्तेमाल करते थे उससे आप लोग फिर से खेती करिएगा। आपका क्या मानना है कि ये सही है? बिल्कुल नहीं, सही है ये बात। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी सरकार इसके लिए प्रयास तो कर रही है, जगह जगह प्रचार प्रसार कर रही है कि मोटे अनाज करो, मोटे अनाज जो पहले कौंदू कुटकू हुआ करते थे और यही फेकार वो करी खोदे हुए करते थे, हमारे सामने हमने खुद खाए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही, बहुत अच्छे रहते थे वो। अब हमने अचानक क्यों इतना बदलाव हुआ कि अब वो तो बंद कर दी? अब ऐसा है कि गांव में अगर 4 लोग अगर कह रहे हैं कोई काम को कि ये अच्छा है, इसकी पैदावार अच्छी होती है, किसी की पैदावार से वो ही बहने लगे और सब छोड़ गए हैं। बस ये चक्कर हुआ, उसको छोड़ ही दिए आदमियों ने। इससे ये तो नहीं है कि मतलब उसके जो मार्केट भाव जो रहते थे वो बहुत ही कम थे। आज के समय में अगर देखा जाए पैदावार करके उसको बेचना ये बड़ा चैलेंज था। नहीं तो वो उसके भाव आज जैसे कौनी का भाव देखा जाए तो कौनी का भाव 5000 है आज। अच्छा, हाँ। ये कहाँ पे होती है? यहाँ पे ये अपने क्षेत्र में होती है। अच्छा, हाँ, कौनी है, कुटकी है, चीना है। चीना 40 रुपया किलो है वो। हमें तो यहाँ पर इस क्षेत्र में तो मतलब नहीं, पहना ही बंद कर दिया आदमी ने। बंद कर दिया भाई, ये अब किस डिमांड है वो। हाँ, वो अगर बहे आदमी, लेकिन सभी लोग बहे, अगर एक खेत में बह देते हैं तो चिड़िया खा जाएंगे, उसको नहीं रखा पाना है, इसलिए बहना छोड़ दिया। कोई बहता नहीं है, और जब सभी लोग बहेंगे तो कहाँ तक खाएंगे चिड़िया? आज हम ये देख रहे हैं कि तमाम प्रकार की बीमारी जो हमने कभी सुनी नहीं थी वो बीमारी। ये तो हमने नहीं कहा आपसे कि ईश्वर की कृपा है, लेकिन अब कुछ सालों से मेरे को जी लगता है कि ना तो बरसात का पता पड़ता है
और नहीं तो टाइम से पानी बरसता था। अब तो बरहम में हर महीने किसान के लिए मौत ही मौत है कि क्या करे आदमी, बताओ किसान आदमी। जैसे अगर गेहूं बह रहा है तो हर महीने वर्षा हो रही है, बादल हो रहे हैं, वर्षा हो रही है, नहीं तो टाइम टेबल से आषाढ़ में पानी बरसत तो और कुंवार में खुल जात तो आदमी किसान अपने बढ़िया खेती करते थे। अब लेकिन जो मानसून कैसा है क्या है ये तो कुदरत जाने या आप लोग जानो बा मैं कि क्या अच्छा, आपको ये ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर जब घना जंगल हुआ करता था, ऐसा लोग बताते हैं कि यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था, पशु पक्षी यहाँ पर रहते थे, इसके बाद जंगलों को काट कर हम लोगों ने खेत खलिहान बना दिए हैं और इसके बाद ये ज़्यादा वाहनों का बढ़ना, ये और जो हम लोग खाद का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप डालना चूँकि बंद कर दें पूर्ण रूप से, ये आज हम जो रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं उससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं देसी खाद को थोड़ी पाते हैं। अब वो तो मजबूरी, क्योंकि अब कोई रखत रखता नहीं है, बहुत कम रखते हैं लोग बाग, किसान भी बहुत कम रखते हैं। ट्रैक्टर चल गए, सरकार ने ट्रैक्टर चला दिया, दुनिया की सुविधाएं चल रही तो मनुष्य और जितना ही जो है वो वैसा हो जा रहा है। नहीं तो पहले पशु रखते थे, हमारी सामने की बात है कि हमारे घर में भी इतना दूध होता था कि मैंने 15 साल तक दूध पिया, मैंने एक आध रोटी खाई है। बहुत बढ़िया। तो अब आज बच्चों को दूध की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है कि वो हम लोग कर ही नहीं रहे, अब व्यवस्थाएं चल गई। अब बेला चाने तो गैया रखते, अब ट्रैक्टर चल रहा है तो जुताई नहीं करना है, कोई छोरे को बांधे सो आजकल के लड़का करना नहीं चाहते हैं। अब रासायनिक खाद डालेंगे तो जैसा खाद डालेंगे तैसे ही होता है वो जैसा खाओ उसी का बदौलत जो मनुष्य में द्रोह भावना चल रही है, गर्मी बढ़ रही है, आदमी को तसोस बढ़ रहा है, इसी का कारण है ये और कुछ नहीं है, इसी का कारण है। और देसी खाद गिरता था, बढ़िया ठंडा रहता था आदमी, बढ़िया दिमाग अच्छा रहता था उसका आदमी का। अभी सरकार सब दवाइयों का काम है, इसको कैसे बंद कर सकते हैं? अब ये तो सरकार ही जाने, सरकार बंद करे तो हम लोग कहीं कहीं स्टेट में कहीं जगह प्रदेश में टोटली उन्होंने बैन कर दिया है कि इस तरीके की जो खाद है उसको बंद। जैसे किसी में आप खाद डाल रहे हैं तो ये नुकसानदायक है, लेकिन अब हाल के लिए ठीक है, लेकिन वो उसका दाना खाएंगे तो उसमें उसका असर तो है ही, बिल्कुल। और उस पर दवाई भी डाली जाती है, घास की दवाई डाल रहे हैं तो वो भी डालते हैं तो वो भी नुकसानदायक है। तो इसी प्रकार से ये दवाइयों का नुकसान, वो आदमी खाएगा तो वो जहर अंदर जाएगा बीमारी पैदा होगी। इन दवाइयों का सब ये दवाइयों का काम है। अच्छा, जितने भी रोग बढ़े हैं कैसे हम बंद कर सकते हैं? आपका क्या आइडिया, कैसे हम इसको बंद कर सकते हैं? अब देखो ये तो सरकार ही रोक लगा सकती है उस पर। और जैसे गोबर खाद की अगर कहें कि आप लोग जैविक पद्धति से खेती करिएगा, फिर कैसे करें आप? नहीं तो जैसे सरकार साथ दे, अच्छा, सरकार साथ दे सभी का कि आप लोग ऐसा करो तो बताए तो उसको किसान करेगा। अब गांव में अगर कोई भी अगर पैसा आता है और उससे किसान से की जाए तो खास आदमियों को मिल गई, गरीब आदमी को मिल रही नहीं है। उसके पास खबर ही नहीं पहुंचना है कि ये गोबर कैसे बनाया जाता है, इसका खाद कैसे बनाया जाता है, केंचुआ का खाद कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाए, उसको बताना ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े आदमियों ने ले लिया, पैसा आया सो उन्होंने अपना भर्ताव कर लिया और गरीब आदमियों को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोन मिलता है, अच्छा, जैसे खाद के लिए लोन नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है, केंचुआ सरकार दे रही है, लेकिन वो गरीब किसानों के पास चुन नहीं आ पाती है। ये मतलब हमारा कहने का कि जैसे हम अगर जागृत हैं तो हमें पता है, तो हम जुड़े हैं इनसे, तो हमने ले लिया, वो कल चलाया, वो कल बंद कर दिया, पैसा लिया। और तो गरीब आदमी चलाता है, उसको करता है। तो मतलब हमारा ये कहने का मतलब कि सभी सरकार तरीके की स्कीम्स, ये सब भावना ये स्कीम निकाले और सभी से पूछा जाए कि भाई आप लोग खाद बनाओ और ये खाद बना करके खेत में डालो, ये खाद जो खाद नहीं डालो। अच्छा, तो हो सकता है कि बदल जाए, बदलाव फिर से हो ही सकता है। साथियों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से किसान चिंतित है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को अगर देखा जाए तो बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार चला रही है। हाल में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री आह्वान किया है कि देश में अब मोटे अनाज पर फिर
लोगों की मतलब आग्रह किया है कि फिर से लोग मोटे अनाज पर ध्यान केंद्रित करें। समस्या यहाँ पर ये आती है कि किसान ये कहता है कि जिस तरीके से हम लोगों को रासायनिक खादों पर सब्सिडी, रासायनिक खादों पर ब्याज दिया जाता है, और साथ साथ में क्षमा करिएगा, जिस तरीके से रासायनिक खादों पर हमें ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसी तरीके से केचुआ उपलब्ध कराए। हाँ। अन्य जो चीज़ें रहती हैं, खाद जो रहती है वो बनाना सिखाए तो किसान करने के लिए तैयार है। समस्या यहाँ पर ये आती है, घोषणाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर 1% भी उसका काम नहीं होता है। आग्रह करेंगे कि यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि सरकार को इस तरीके की महत्वाकांक्षी योजनाओं को चलाना है, ज़मीनी स्तर पर करना है, तो इस तरह के किसानों की बात को ध्यान केंद्रित करें। बहुत बहुत